हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज के इस इंतहाई अहम मौजू जो कि फैमिली केस और उससे मुतल्लिक कानूनी नुकात के बारे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला के एक शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करने का कानूनी तरीका खुला के ज़रिए। खुला कोर्ट की तरफ से जारी करदा एक डिक्री होती है, एक फैसला होता है, एक जजमेंट होती है जिसमें कोर्ट शादी को ख़त्म करती है और औरत की तरफ से तलाक अनाउंस करती है कि औरत अपने शोहर से तलाक लेना चाहती है, लिहाजा उसको तलाक दी जाती है या उसकी खुला कबूल की जाती है। एंड मेंटेनेंस के मतलब जो खर्चा उसने किया है या उसका जो मेंटेनेंस बनता है शरई या कानूनी लिहाज से, वो उसको दिया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि मेरा विजिटिंग कार्ड मैंने प्लेस किया हुआ है। आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पर ऑफिस ईमेल एड्रेस आप विजिट कर सकते हैं या इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ। आप चैनल काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, और ये वीडियोस जो कानून के नुकात को कवर करती हैं और आसानी पैदा करती हैं आपको कानूनी मामला समझने के लिए, ये ना सिर्फ आप खुद देखें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं आपको मुकम्मल ड्राफ्ट दिखाता हूं जो कुछ इस तरह से बनता है कि इन द कोर्ट ऑफ 16th फैमिली सिविल ऑब्लिक फैमिली जज ई स्टेट कराची। ये कराची का केस है। अगर आप केस करना चाहें पूरे पाकिस्तान से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, स्पेशली यहाँ सिंध कराची में। फैमिली सूट नंबर आप 2021, ये पिछले साल का केस है जिसका ड्राफ्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कानूनी रहनुमाई देना होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेंटिफ जो ये केस दाखिल कर रहे हैं एप्लीकेंट, उनका मैंने कवर किया हुआ है पर्सनल डिटेल्स, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है तो इसको मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के जरिए कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये प्लेंटिफ 1 से लेकर 3 तक हैं। प्लेंटिफ्स वर्सेस किसके खिलाफ ये केस दाखिल किया गया है, उनकी भी प्राइवेसी मैंने कवर की हुई है डिफेंडेंट की, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है और इनको स्क्रीन पर लाना मुनासिब नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म पर आउट करना ये कतन सही नहीं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इससे मुतालिक अगर किसी की प्राइवेसी आउट की जाती है तो वो साइबर क्राइम मतलब FIA या जो मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो इसको लुक आफ्टर करती हैं। इसको साइबर क्राइम कहा जाता है कि मतलब इंटरनेट पर किसी की डेटा या प्राइवेसी को आउट करना। तो आ जाते हैं वापस टॉपिक पर, और वो है कि सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला एंड मेंटेनेंस, के शादी को औरत की तरफ से ख़त्म करना खुला की सूरत में, एंड मेंटेनेंस और उसका खर्चा और देखभाल। इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरह से होगा जो स्टार्ट करते हैं कि द प्लेंटिफ अबो नेम्ड मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर, के जो प्लेंटिफ हैं जो ये केस दाखिल कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से अर्ज करते हैं ऊपर कि कंटिन्यू पैरा नंबर 1 that the plaintiff number 1 was married with the defendant on so and so at Karachi according to Muslim family law against the dower amount of rupees so and so which is still unpaid by the defendant to the plaintiff number 1. Copy of Nikahnama along with marriage certificate are enclosed herewith as annexure A to A1. पैरा नंबर 1 में जो हकायक हैं वो लिखे गए हैं कि शादी प्लेंटिफ की डिफेंडेंट के साथ मतलब बीवी की शोहर के साथ कुछ इस तरह से हुई तारीख पर कराची में, जो कि मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारी जो मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत शादी होगी, और अगर नॉन मुस्लिम हैं तो उनकी, जैसे ईसाई हैं, क्रिश्चियन, तो उनके
कानून के मुताबिक शादी होगी। हिंदूज के और जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं उनकी उनके लिहाज से होगी। आपने यहाँ पर जो अगर आपके पास निकाह नामा या कोई और सर्टिफिकेट हो तो वो आपने इसके साथ अटैच करना है, इनेक्स करना है, मतलब साथ में लगाना है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर लिखना है कि निकाह नामा इज इन द कस्टडी ऑफ डिफेंडेंट, के मतलब निकाह नामा डिफेंडेंट की कस्टडी में है। पैरा नंबर 2 that after rukhsati the plaintiff number 1 started live with the defendant at his house, which was a joint family system. Hence, in a small house, the plaintiff number 1 managed with the defendant, but just after disposal of defendant's house, the plaintiff and her father, on request of defendant in the month of July 2015, the father of plaintiff number 1 father allowed the defendant to reside over the 4th floor of the plaintiff's house and give the monthly rent of said portion to the father of plaintiff number 1. Hence, the defendant failed to pay the monthly rent to the plaintiff's father, which is almost 5 lakh amount which has to be paid by the defendant to the plaintiff's father. पैरा नंबर 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपने केस के हकायक लिखना लाजमी होते हैं। जैसे मेरे केस के हकायक हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि जो बीवी ने शोहर को कहा कि आप अपने वालिद साहब को कहें कि वो आकर हमारे पास रिहाइश पजीर हो जाएं, क्योंकि एक फ्लैट खाली है तो वहाँ पर वो मंथली रेंट पर हमारे पास रिहाइश पजीर हों, जिसका वो हमें आराम से किराया दिया करें। 2015 से लेकर 21 मतलब 6 साल तक, जिसका टोटल किराया बनता है 6 लाख, लेकिन उन्होंने किराया अदा नहीं किया। पैरा नंबर 3 that the rukhsati was took place and marriage was duly consumed and from the said wedlock so and so, इनके जो शादीशुदा जिंदगी थी उससे कुछ बच्चे पैदा हुए, जो 5 बच्चे इनको पैदा हुए, जिनके मुख्तलिफ नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं, और उन सब की देखभाल प्लेंटिफ मतलब मदर उनकी खुद कर रही थी। फोटोकॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स आर एनक्लोज्ड हेयर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्चर B2B। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट्स है वो मैंने अपने इस केस के साथ बाकायदा से लगाए। अगर आपके पास भी हैं तो आपने यहाँ लगाना लाजमी है। पैरा नंबर 4 that after some time of marriage, a defendant changed his behavior and showed his true colors of his eyes and started rude behavior with the plaintiff one and made her life miserable day by day। के जो शोहर थे उन्होंने शादीशुदा जिंदगी में के मामलात में बाद में अपने असली रंग दिखाना शुरू किए और अपना खराब रवैया रखा अपनी बीवी के साथ, जो कि प्लेंटिफ नंबर 1 ने, और उनकी जिंदगी अजीरन कर दी। Para number 5 that the defendant always used to beat, torture, abuse and maltreat the plaintiff number 1, but the plaintiff was having no alternate shelter, endured all that just under the hope that by the passage of time the defendant will realize his responsibilities and reasonably in future a happy and normal matrimonial life will start for the plaintiff number 1, but all such hopes of the plaintiff number 1 went into vain due to continuous habitual misconduct, maltreatment, ill attitude, immoral demands and illegal activities of the defendant। के जो प्लेंटिफ थे मतलब बीवी, उन्होंने सब्र रखा, ख्याल किया कि शायद शादीशुदा जिंदगी आगे चलकर सही हो जाए बजाय इसके खराब हो जाए। तो जो डिफेंडेंट थे शोहर, उन्होंने तशद्दुद और जहनी दबाव और ख़राब रवैया रखा अपनी बीवी के साथ और नाजायज़ डिमांड्स उनसे स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से उनकी खुशहाल ज़िंदगी ख़राब होने लगी और ख़राब हो गई। पैरा नंबर 6 that defendant failed to maintain properly the plaintiff after the marriage, parents of the plaintiff number 1 bear all expenses of the plaintiff number 1 parents provide food, medical expenses। के कुछ अरसे के बाद डिफेंडेंट ने खर्चा पूरा नहीं किया और जो
खाने और दवाइयों के खर्चे थे वो प्लेंटिफ मतलब लड़की के वालिदैन की तरफ से मुहैया किए गए और शोहर की तरफ से कुछ भी नहीं। Para number 7 that since last 10 months the plaintiff number 1 living with her parents on the third floor because the maltreatment and unethical behavior of the defendant के कुछ अरसे से शोहर अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर है तीसरे फ्लोर पर। पैरा नंबर 8 इसमें भी वही हकायक लिखे गए हैं कि that on so and so the defendant came at the house of the plaintiff and issued threats of killing to the plaintiff number 1 and her family members. After this incident the applicant moved an application to the concerned PS brigade for taking legal action against the defendant. Photocopy of application is annexed C के जो शोहर थे उनकी तरफ से धमकियां देना शुरू हुई और जान से मारने के इक़दामात किए गए, जिस वजह से उन्होंने थाना ब्रिगेड में बाकायदा एप्लीकेशन दी और उसकी कॉपी यहाँ लगाई गई है इस केस के साथ। पैरा नंबर 9 that the defendant miserably failed to send a single penny in lieu of maintenance for the plaintiffs. The plaintiff parents bear all expenses of the plaintiff के शोहर ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और खर्चे के ज़मरे में 1 रुपया भी नहीं दिया, जिसकी वजह से लड़की के वालिदैन की तरफ से खर्चा उठाया जा रहा है। पैरा नंबर 10 that the defendant is earning handsome monthly income, therefore the plaintiffs are entitled to receive their maintenance amount from the defendant being his real wife and children, therefore the plaintiff। अब यहाँ पर इन्होंने बाकायदा से कोर्ट की तरफ से इस्तदा की कि जो डिफेंडेंट हैं वो अच्छा खासा कमाते हैं, मंथली इनकम उनकी अच्छी है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का और अपनी बीवी का जो कानूनी और शरई खर्चा है वो अदा करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। पैरा नंबर 11 that neither plaintiff nor number 1 ever provided any love and affection by the defendant nor the defendant performed his legal and moral matrimonial obligations toward the plaintiff के जो डिफेंडेंट है उन्होंने ना अपनी बीवी की तरफ कभी कुछ ख्याल दिखाया, ना उनको किसी तकलीफ आजारी में उनके काम आए और ना उनका कोई ख्याल किया। आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको रीड करता जाऊंगा तो वीडियो लंबी होती जा रही है, जिस वजह से मैं इसको रीड नहीं कर रहा और जस्ट आपको दिखा देता हूं। अगर आप ये रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके रोक कर आप इजीली रीड कर सकते हैं। पैरा नंबर 12 पढ़ लेते हैं कि दैट द प्लेंटिफ नंबर 1 हैज डेवलप्ड सीरियस हेट इन हर्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट के जो बीवी है उनकी दिल में शोहर के खिलाफ नफरत पैदा हो गई है और उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को मज़ीद आगे बढ़ाएं और चाहती हैं कि ये उनकी जो शादी है उनको ख़त्म किया जाए खुला की सूरत में। पैरा नंबर 13 that the plaintiff 1 is ready to forgive the dower amount in lieu of dissolution of her marriage by way of खुला granted by this honorable court कि वो अपना हक मोहर छोड़ने को तैयार हैं अगर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से उनको खुला जारी की जाती है, डिक्री दी जाती है। Para number 14 that the cause of action has arisen to the plaintiff against the defendant for filing the instant suit against the defendant, firstly when she was married with defendant, secondly when the defendant made the life of plaintiff number 1 very miserably, thirdly the plaintiff number 1 is living with her parents on the 3rd floor, fourthly when since last 10 months the defendant came at the parents' house of the plaintiff number 1 and issued threats for killing to the plaintiff number 1 and her family members. After that, the plaintiff number 1 moved an application to the concerned department for take legal action against him, and finally, when the defendant did not pay any penny to the plaintiff number 1 towards the maintenance, and the same cause of action is still continued day to day till the instant suit of the plaintiff is decreed as paid.
यहाँ पर वही बात बताई गई है कि जो काज ऑफ एक्शन है, जो मसला है, वो तब शुरू हुआ जब शादी हुई। उसके बाद उसने बीवी के लिए मसलो मसाइल पैदा किए, ज़िंदगी अजीरन की। और उसके बाद थर्ड नंबर यही कि वो तीसरे फ्लोर पर अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर है पिछले 10 महीनों से। उसके अलावा उसने जो जान से मारने की धमकियां दी, और उसके अलावा जब उसने 1 रुपया भी अपनी बीवी और बच्चों पर खर्चा नहीं दिया, तब से ये काज ऑफ एक्शन कंटिन्यू है और स्टिल पेंडिंग है जब तक ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। उसके अलावा अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की जानिब, जो कि पैरा नंबर 15 आप देख सकते हैं। दैट द प्लेंटिफ नंबर 1 इज रेजाइडिंग एट अबोव मेंशन्ड एड्रेस within the territorial limits of the brigade PS brigade which comes within the jurisdiction of this honorable court। के जो प्लेंटिफ है वो थाना ब्रिगेड की हदूद में रिहाइश पजीर है, जिस वजह से ये केस यहाँ पर दाखिल होने के लिए मुकम्मल है। तो यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए आपको कि अगर आप लेडी हैं और आप खुला चाहती हैं, तो आपका जो केस होगा वो वहीं पर दाखिल होगा जहाँ पर आप यहाँ पर लेडी मतलब फीमेल जो लड़की है जहाँ पर उसकी रिहाइश है, वहीं पर ये केस दाखिल होगा। चाहे आप लाहौर में हो, चाहे आप क्वेटा में हो, पेशावर या लाड़काना, सखर, कराची में हो, तो आपका केस वहीं पर दाखिल होगा जहाँ पर लड़की रिहाइश पजीर है। पैरा नंबर 16 दैट द प्रॉपर कोर्ट फीस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ हैज बीन अफिक्स्ड ऑन द प्लेंट, के बाकायदा कोर्ट फी लगाई गई है इसके साथ। आपके हकायक चाहे जो भी हों, लेकिन पैरा नंबर 15 और 16 आपके यही सेम रहेंगे। उसके बाद अब चलते हैं प्रेयर क्लॉज की जानिब, जो कि इस्तदा करते हैं हम कोर्ट से। हमारी इस्तदा कुछ इस तरह से थी प्रेयर। It is therefore respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to pass a judgment and decree in favor of the plaintiff number 1 and against the defendant as follows। के इस्तदा है कि जजमेंट और डिक्री पास की जाए कुछ इस तरह से। A. To dissolve the plaintiff's marriage with the defendant by way of khula, as the plaintiff number 1 is ready to forego her dower amount to the defendant in lieu of khula। के जो शादीशुदा जिंदगी है या जो शादी है उसको ख़त्म किया जाए खुला के ज़रिए, जिसमें जो हक महर है वो लड़की या बीवी छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप खुला चाहती हैं, ये लड़की और या बीवी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं इस वक्त, तो अगर आपने खुला लेनी है तो आपने अपना हक मोहर अगर आपको दिया गया है तो वो आपने वापस करना होगा, अगर नहीं दिया गया तो आपने माफ करना होगा, अदरवाइज खुला नहीं होगी। प्रेयर क्लॉज बी टू ग्रांट मेंटेनेंस एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ टू द प्लेंटिफ नंबर 1 फ्रॉम द लास्ट 10 years विच ए टोटल अमाउंटिंग टू रुपीज सो एंड सो एंड द सेम रेट इज टिल द इद्दत पीरियड, के उनको मेंटेनेंस दी जाए जो कि 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ बनता है, और अब पिछले 10 सालों का टोटल मिलाकर जो बनता है, जब तक उनका इद्दत पीरियड भी पूरा हो। प्रेयर क्लॉज सी टू ग्रांट मेंटेनेंस एट द रेट ऑफ सो एंड सो पर मंथ फॉर ईच माइनर प्लेंटिफ नंबर 2 to 6 फॉर द from the last 10 years which total amounting rupees so and the same rate of our future maintenance with an increment of 10% annum till the legal entitlement of the plaintiff number 2 to 6 including the marriage expenses of plaintiff number 2 to 6, के उनको मेंटेनेंस दी जाए 5,000 पर मंथ हर एक बच्चे का, और उसमें सालियाना 10% इजाफा किया जाए, और जब तक बच्चे बड़े हों तब तक ये दिया जाए, और जब बच्चे बड़े हो जाएं, खास करके जब लड़कियां, तो उनकी शादी के अखराजात भी पूरे किए जाएं। प्रेयर क्लॉज डी टू ग्रांट कॉस्ट ऑफ द सूट और एनी अदर रिलीफ्स व्हिच दिस ऑनरेबल कोर्ट अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मैटर मे डीम फिट एंड प्रॉपर। इस केस दाखिल करने के जो खर्चे या जो खर्च लगाए वो ऑनरेबल कोर्ट या उसके अलावा अगर कोई फ़ायदा देना चाहे तो वो उसकी मेहरबानी होगी कोर्ट की।
ये थी टोटल प्रेयर क्लास जो आपने देखी। और अब लास्ट में वेरिफिकेशन के बाद जो एडवोकेट साहब होंगे, जो यहाँ पर मेरा नाम और सिग्नेचर थी जिसको मैंने कवर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से होगा। फिर इसके साथ आपकी जो फैमिली सूट है, जो खुला का केस है, इसके साथ आपका लिस्ट ऑफ विटनेसेस लगेगा, जो आपके गवाह। आपके पास जो भी गवाह हैं, आपने उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना है कि आपके पास कौन कौन से गवाह हैं जो आपके केस में गवाही देंगे। आजकल ये सुनने में आता है कि गवाही के लिए केस में फिलां का नाम दाखिल कर दो, फिलां का दे दो, लेकिन ये गलत है। इससे केस भी खराब हो जाता है और अल्लाह का अजाब भी होता है जो झूठी गवाही देता है। तो आपने अपना जो सच्चा केस है, जो सच अगर आपका है कोई गवाह, तो उसका नाम आपने ऐड करना है और सच्चाई गवाही देने के लिए उसको इंसिस्ट करना है। झूठी गवाही से आपने उनको रोकना है। इससे ना सिर्फ आपका केस खराब होगा, बल्कि कयामत के दिन आप जवाबदार भी होंगे अल्लाह पाक के सामने। इसलिए आपने जो सच्चे गवाह ने सिर्फ उन्हीं का ही नाम ऐड करना है। इसके साथ मैंने एक और एप्लीकेशन लगाई थी 17A सिंध फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17A ऑफ द सिंध फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, जिसका ड्राफ्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वो कुछ इस तरह से ही होगा, आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन में यही इस्तदा की जाती है कि मेंटेनेंस दी जाए और जो खर्चा है वो दिया जाए। ये आप देख सकते हैं कि निकाह फॉर्म की कॉपी मैंने इसके साथ लगाई है। आपके पास हो तो आप भी लगाएंगे। मैरिज सर्टिफिकेट भी मैंने इसके साथ एनेक्सर किया हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चों का है वो भी इसके साथ एनेक्सर किया हुआ है मैंने। तो ये था मुकम्मल ड्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये था मुकम्मल केस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें आपने एफिडेविट लगाना लाजमी होता है। तो आप देख सकते हैं कि वो मुकम्मल डिटेल्ड मैंने वीडियो आज बनाई है एक खुला के मुतालिक, ताकि आपको आसानी हो और आपकी कानूनी मुश्किलात आसान हो जाए। आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कानून की पासदारी करें, कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें और हिदायत करें कि अमल करें। और ये वीडियोस आप खुद भी देखें, इनसे इस्तेफादा हो, फ़ायदा हो आपको, और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब, डॉक्टर लॉ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें जो कि कानूनी मामलात के मुतालिक हों। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट में सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।